Hello students, welcome to your today's class. Students, today we are going to start the next topic of chapter 6, history. The topic is a gateway to the west. सूरत, हम इसमें सूरत के बारे में स्टडी करेंगे कि सूरत को इम्पोर्टेंस कैसे मिली और वो फेमस क्यों था या उसकी इम्पोर्टेंस किस वजह से थी या बाद में उसका जो डिक्लाइन हुआ और फिर आज सूरत को क्यों जाना जाता है या कैसे वो एक कमर्शियल सेंटर बना. Surat in Gujarat was emporium of western trade during the Mughal period along with Bombay, present Khambat, and somewhat later Ahmedabad. Surat was the gateway for trade with West Asia via the Gulf of Hormuz. Surat has also been called the gateway to Makkah because many pilgrim ships set sail from here. सूरत मुग़ल काल से ही कैम्बे के नाम से और खम्बाट के नाम से बाद में वो अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में जो ट्रेडिंग हुई थी वो कमर्शियल सेंटर बन गया था और ऑर्मुज की जो गल्फ थी, खाड़ी थी, वहाँ से होकर वो वेस्ट एशिया के साथ साथ एक ट्रेडिंग का एक मेन गेट बन गया था, मेन सेंटर बन गया था. ठीक है. सूरत को मक्का जाने वाले जो यात्री थे, जो हज यात्री जिन्हें कहा जाता है, हज के लिए जो जाते हैं वहीं से होके जाते थे क्योंकि उनके जो शिप्स होते थे, शिप के थ्रू जाया जाता है तो वहीं से ही वो रवाना होते थे, वहीं से ही चलते थे उनके शिप जो हज के लिए जाते हैं लोग मक्का मदीना. ठीक है, आपने सुना ही होगा. द सिटी वॉज cosmopolitan and people of all castes and creeds lived there. In the 17th century, the Portuguese, Dutch, English had their factories and warehouses at सूरत. अब यहाँ पे क्या है, ये जो सिटी था ये कॉस्मोपॉलिटन यानी कि हर देश के जो लोग थे, हर देश के लोग वहाँ पे आके रहते थे और हर कास्ट के लोग वहाँ रहते थे, हर क्रीड के लोग वहाँ रहते थे. 17th सेंचुरी में पोर्टुगीज़, पुर्तगाली जो थे, डच जो हॉलैंड से बिलोंग करते थे, इंग्लिश अंग्रेज़ लोग जो थे उनकी अपनी अपनी फैक्ट्रीज थी वहाँ पे, अपने अपने उनके वेयर हाउसेज थे. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकलर, जो इंग्लिश इतिहासकार था ओविंगटन, who wrote an account of the port in 1689. एक इंग्लिश इतिहासकार ने 1689 में उसने अपने अकाउंट लिखे थे, अपनी जो बुक्स लिखी थी उसमें ये बताया उसने कि कम से कम जो सूरत का जो पोर्ट एरिया है, जो वहाँ पर कम से कम 100 शिप्स तो हर डिफरेंट कंट्रीज़ के हर समय वहाँ पे पाए जा सकते हैं, जो वहाँ पे खड़े रहते हैं क्योंकि कुछ व्यापार के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग सेंटर था वो, व्यापार के लिए कम से कम 100 शिप्स तो वहाँ पे खड़े हुए हर समय मिलेंगे ही मिलेंगे, अलग अलग कंट्रीज के, डिफरेंट कंट्रीज के. ठीक है. देयर वर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स selling cotton textile. The textiles of the Surat were famous for their gold lace border. Zari had a market in West Asia, Africa and Europe. Just with students, ये देखिए आपको मैं यहाँ पे गोल्ड लेस और ये सारी चीज़ें, ये अफ्रीका, यूरोप, राइट. और इसका जो फेमस था गोल्ड सूरत का, वो क्या था कि यहाँ के जो गोल्ड लेस बॉर्डर्स, गोल्डन जरी वर्क जो था वो बहुत फेमस था. यहाँ पे बड़ा अच्छा इसका काम होता था, इसीलिए ये फेमस. और इसके जो मार्केट्स थी वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में हैं. द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउसेज टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी. अब सारे वर्ल्ड से इस सिटी में जो लोग आते थे उनके लिए रहने के लिए बहुत सारे रेस्ट हाउसेज बनाए हुए थे. रेस्ट हाउसेज मीन जहाँ पे आके यहाँ के यात्री जो होते थे और व्यापारी लोग जो होते थे वो यहाँ रेस्ट हाउसेज में आके ठहरते थे, रेस्ट करते थे और यहीं से फिर अपना व्यापार करने के लिए आगे मार्केट्स में जाते थे. देयर वर मैग्निफिकेंट बिल्डिंग्स एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स. द काठियावाड़ सेठ और महाजन, महाजन बोलते हैं मनी चेंजर्स को, जो करेंसी को चेंज करके देते हैं. ठीक है. हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत. अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी मैग्निफिकेंट, भव्य, शानदार बिल्डिंग्स थी वहाँ पे. प्लेजर्स पार्क थे यानी मनोरंजन के स्थान, जो पार्क्स कहे जाते हैं जहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे. और सूरत के काठियावाड़ जो सेठ थे
ये देखिए काठियावाड़ सेठ, उनको महाजन कहा जाता था। जो मतलब वहाँ जो व्यापारी लोग आते थे, जिस देश से आते थे, वो तो अपनी करेंसी लेके आएंगे ना, तो यहाँ आके उस करेंसी को चेंज कर लेते थे। आज भी लोग जो बाहर जाते हैं वो इंडियन करेंसी लेके जाएंगे, तो वहाँ जाके वहाँ की करेंसी में उनको चेंज करना पड़ता है। या यहाँ के लोग जो आते हैं, वहाँ के लोग जो आते हैं यहाँ इंडिया आके अपनी इंडिया की करेंसी लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता था, इट इज़ नॉट वर्दी दैट सूरत हुंडीज वर ऑनर्ड। सूरत की जो हुंडीज होती थी ऑनर्ड, वो इजिप्ट में, बसरा इराक में, एंटरोप बेल्जियम में, मतलब ये जो देश थे यहाँ पे उनको बहुत ऑनर किया जाता था, मान्यता दी जाती थी। अब सबसे पहले हमें ये जानना कि हुंडी होती क्या है। जस्ट वेट, आई विल शो यू दिस ग्लॉसरी वर्ड। हुंडी इज अ नॉट रिकॉर्डिंग डिपॉजिट मेड बाय ए पर्सन। एक व्यक्ति के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा हुंडी जो है वो एक मतलब जैसे पैसा होता है उसको डिपॉजिट करवाया जाना। ठीक है, और वहाँ पे फिर लिखी जाती थी फिर वो डिपॉजिट। द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट। अब उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। ठीक है, रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता था क्योंकि अगर मान लो किसी को हमने 1 लाख रुपया दिया, अगर उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, वो पर्सन आगे माने या ना माने, तो वो रिकॉर्ड रखा जाता था। और फिर वो जो उनका रिकॉर्ड होता था वो कहीं पे दिखा के उसको शो करके वो पैसा उनको वो दोबारा से ले सकते थे, वापस ले सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ एवर सूरत बिगन टू डिक्लाइन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। जबकि ये सब कुछ होने बस 17th सेंचुरी में सूरत का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। दिस वाज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। इसके कई कारण हैं। इसके कारण ऐसे थे कि देखिए, द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी, मार्केट और प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी इसकी, क्योंकि मुगल एम्पायर्स जो थे उन्होंने क्या किया था, उनके टाइम पे जो कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पोर्चुगीज एंड द कंपटीशन फ्रॉम द बॉम्बे। अब बॉम्बे के साथ क्या था कि जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो बॉम्बे के साथ, मुंबई के साथ एक कंपटीशन होने लग गया था। और पुर्तगालियों ने क्या किया था, जो डच और पुर्तगाली लोग थे उन्होंने क्या किया था, सी रूट्स जो थे जिसके ज़रिए व्यापार होता था, यानी शिप आते जाते थे, उस रूट पर इन्होंने पोर्चुगीज लोगों ने अपना दबदबा बना लिया था, अपने हाथ में कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, और वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड द हेडक्वार्टर्स, और फिर वहाँ पे क्या किया था, बॉम्बे में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हेडक्वार्टर्स वहाँ पे शिफ्ट कर लिए थे। और 1668 में ये काम हुआ था। आज सूरत आज भी जो है वो बसलिंग कमर्शियल सेंटर है। बसलिंग इन द मीन्स के इम्पोर्टेंट है और फुल ऑफ एक्टिविटीज़ से, यानी आज भी वहाँ की मार्केट जो है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। हर तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, वहाँ सब क्या व्यापार करना वहाँ से पसंद करते हैं। टेक्सटाइल वहाँ का बहुत अच्छा है, कपड़ा वहाँ का बहुत अच्छा है। आज भी हम अगर अपनी मार्केट्स में जाएंगे तो लोग कहेंगे ये सूरत का कपड़ा है, सूरत के सूट हैं, तो सूरत के कपड़ों को बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, द फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मछलीपट्टनम। अब मछलीपट्टनम में जो फिशिंग का मेन सेंटर था वहाँ पे प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई ये देखेंगे हम। द टाउन ऑफ मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम, उसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता था, मछली यानी कि फिश, और मछलीपट्टनम ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर। इन द 17th सेंचुरी इट वाज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। कृष्णा रिवर के डेल्टा पर ये मछलीपट्टनम जो था वो स्थापित था, वहाँ पर था ये, और ये बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के वजह से ये माना जाता था, एक घिरा हुआ था एक्टिविटीज़ का जो सिटी माना जाता था इसे। ठीक है, बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मछलीपट्टनम एज इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्रा कोस्ट। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हॉलैंड और इंग्लैंड, ये दोनों की ईस्ट इंडिया कंपनीज जो थी ना वो मछलीपट्टनम को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी। और बाद में फिर क्या हुआ कि आंध्रा प्रदेश का ये एक मेन इम्पॉर्टेंट पोर्ट एरिया बन गया था, जो तट होता है जहाँ पे शिप जाके खड़े होते हैं, जहाँ से व्यापार होता है।
ठीक है। द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वाज बिल्ट बाय द डच। अब वहाँ पे डच लोगों ने, हॉलैंड के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे अपना किला बना लिया था, अपना फोर्ट बना लिया था, ठीक है। आगे देखिए, द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा इम्पोज्ड रॉयल मोनोपोलीज। अब जो कुतुब शाही रूलर्स थे ना गोलकोंडा, उन्होंने क्या मोनोपोली स्टार्ट कर दी, एकाधिकार जिसको कहते हैं, मोनोपोलिस, व्यापार की जो मोनोपोलिस थी वो शुरू कर दी थी। वो कैसे था? ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स टू प्रिवेंट ट्रेड पासिंग कम्प्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज। अब उन्होंने क्या कर दिया था कि जो मोनोपोली स्टार्ट की थी, उन्होंने ये था कि वहाँ का जो व्यापार था, जो ट्रेडिंग था, जिन जिन चीज़ों की ट्रेडिंग होती थी, वो ट्रेडिंग का सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए, ठीक है, कंपनी के हाथों में ना चला जाए, इसलिए उन्होंने अपनी मोनोपोलीज स्टार्ट कर दी थी। फेरस कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, और कई सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स के साथ एक भयंकर जिसे कहा जाता है बड़ा तेज जो कंपटीशन था वो स्टार्ट हो गया था। द गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमाती, चेतियर्स एंड यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रॉस्पर्स। अब ये जो मर्चेंट्स थे, पर्शियन मर्चेंट्स थे, तेलुगु थे, ये यूरोपियन ट्रेडर्स थे, इन्होंने इस सिटी को बड़ा पॉपुलर कर दिया और प्रॉस्परस कर दिया, क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम से उनको बहुत ज़्यादा, शहर को जो था वो बेनिफिट होने लगा था, सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे यहाँ पे। एज द मुगल्स बिगन टू एक्सपैंड देयर पावर टू गोलकोंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मीर जुमला हु वॉज ऑल्सो अ मर्चेंट। अब यहाँ पे क्या था कि जब मुगलों ने गोलकोंडा के ऊपर अपनी पावर को एक्सटेंड कर लिया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जिसको मीर जुमला कहा जाता है, वो खुद एक मर्चेंट था, ठीक है, और उसने क्या किया, हॉलैंड वालों के साथ और ये डच लोगों के साथ और इंग्लिश लोगों के साथ उनको आपस में कहते हैं ना, आपस में उनके फ्रिक्शन पैदा करना या आपस में लड़वाना शुरू कर दिया था, उनको आपस में उनके कंपटीशन क्रिएट करना शुरू कर दिया था। और 1686 में और 1687 तक मुगल एम्परर औरंगजेब ने गोलकोंडा को अपने कब्जे में कर लिया था, एनेक्स कर लिया था उसको, ठीक है। This caused the European companies to look for alternatives. It was a part of new policy of the इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो यूरोपियन जो कंपनीज थी, ये क्या थी, अलग अलग अल्टरनेटिव्स ढूंढने लगी थी, लेकिन उनके सामने जो प्रॉब्लम आके खड़ी हो रही थी वो क्या था कि उनके पास जो टाइम था, जो कंपनी के द्वारा जो नई अल्टरनेटिव्स थे उनमें इतना वो नहीं था, प्रॉपर तरीके से नहीं था कि उनका जो पतन था, जिसको कहते हैं कि उनका जो डिक्लाइन था वो निश्चित था, कंफर्म था। उन्होंने जब ये देखा कि अब हमारे लेवल पे नहीं आ रही हैं ये चीज़ें, इट वाज नॉट एनफ इफ द पोर्ट हैड कनेक्शंस विद द प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द हिंटरलैंड। अब उन्होंने क्या किया था कि जो हिंटरलैंड यानी कि जो इंटरनल प्लेसेस थे, जो ट्रेडिंग सेंटर्स के इंटरनल, वहाँ पे उन्होंने अपने कनेक्शंस को ना बना के रखा हुआ था, जोड़ के रखा हुआ था, वहाँ से टूटने नहीं दिया था अपने कनेक्शंस को। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स इट वाज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रूल्स। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस बात की को ज़रूरी महसूस होने लग गया था उनको कि कंपनी के जो नए सेंटर्स हैं वो एक साथ पॉलिटिकल तरीके से या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से या कमर्शियल तरीके से कैसे भी करके उनको अपनी अपने रोल्स जो है वो प्ले करने पड़ेंगे, ठीक है। और जब एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव्ड टू बॉम्बे, और जब कंपनी के जो व्यापारी थे ना, जो ट्रेडर्स थे, वो जब बॉम्बे या कलकत्ता या मद्रास जब शिफ्ट हो गए, चले गए, यानी उन्होंने तो अपना बेनिफिट लेना था, उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम था उनका ट्रेडिंग, उन्होंने पैसा कमाना था। जब ये सारे कंपनी के ट्रेडर्स वहाँ पे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास शिफ्ट हो गए थे, तब वहाँ से मसूलीपट्टनम का जो डिक्लाइन था वो होना शुरू हो गया था। कैसे? मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट्स एंड प्रॉस्पेरिटी।
अब ट्रेडर्स शिफ्ट हो गए। अब मसूलीपट्टनम ने अपने मर्चेंट्स को और प्रॉस्पेरिटी को खो दिया, ख़त्म होना शुरू हो गया था। एंड डेक्लाइन इन द कोर्स ऑफ 18th सेंचुरी, बीइंग टुडे नथिंग मोर देन द डायलेपिटेटेड लिटिल टाउन। अब यहाँ पे खाली एक जिसको कहते हैं कि ख़त्म खंडरों वाला सुनसान शहर आज मिलेगा, क्योंकि ट्रेडर्स सारे वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू टाउन्स एंड traders. In the 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textiles, which had become popular both in Europe and West Asia. अब 16th और 17th सेंचुरी में यूरोप के जो कंट्रीज थे वो उनका एम क्या था, वो सर्च कर रहे थे क्या स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स का जो ट्रेडिंग थे उसकी सर्चिंग में थे। वो सर्च कर रहे थे कहाँ से हम टेक्सटाइल और स्पाइसेस को का व्यापार कर सके। विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया। अब ये स्पाइसेस और टेक्सटाइल ये दोनों ही यूरोप और वेस्ट एशिया में ये दोनों चीज़ें फेमस थी, क्योंकि वो इंडिया से जाती थी और इंडिया के स्पाइसेस भी और टेक्सटाइल्स भी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी। ठीक है, द इंग्लिश, Dutch and French formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East. अब इन तीनों ने क्या करना शुरू कर दिया, इंग्लिश लोगों ने भी और डच ने भी और फ्रेंचेस ने भी अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनानी शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि अपने कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ईस्ट में बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड वीरजी वोरा who owned a large number of ships competed with them. अब ये जो हमारे ट्रेडर्स थे, इंडिया के जो ट्रेडर्स थे, मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा, इन्होंने अपने बहुत सारे शिप्स बना लिए थे उनको compete करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को compete करने के लिए, उनके साथ competition रखने के लिए। ठीक है, और फिर देखिए उसके बाद क्या है, however the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian traders to work as their agents. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यूरोपियन कंपनी ने क्या करना शुरू किया, अपनी जो समुद्री पावर थी, नेवल पावर थी, उसके ज़रिए उन्होंने समुद्र के ऊपर, सी के ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। यानी समुद्री पावर यूज़ करके जहाज़ अपने चारों तरफ फैला देने और उन जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको ये फोर्स कर देना कि वो उनके लिए एजेंट्स के रूप में काम करें, उनके एजेंट बन के काम करें। डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली वो ट्रेड नहीं कर सकते थे, उनको ऐसा उन्होंने फोर्सफुली उनको मजबूर कर दिया। ठीक है, अल्टीमेटली द इंग्लिश एमर्ज एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट। अब इंडिया, ये जो थे जो इंग्लिश लोग थे, इन्होंने अपने आप को एक अच्छी पावर के रूप में, कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर के रूप में अपना कंट्रोल जो है वो सब कॉन्टिनेंट के रूप में कर लिया और अपना दबदबा उन्होंने बना लिया। The spurt demand for goods like textiles led to a great expansion. अब क्या था, अब यहाँ पे देखिए स्पर्ट डिमांड, एक तेजी जो डिमांड थी चीज़ों की, जो टेक्सटाइल की डिमांड थी, उसमें जो तेज़ी आई। एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट एंड ऑफ स्पिनिंग, इसमें क्या था, लोगों ने जो वेविंग था, स्पिनिंग थी, ब्लीचिंग थी, डाइंग थी, एंड विद मोर पीपल टेकिंग अप दैम। अब लोगों ने इन चीज़ों को के प्रति काम करना अपना एक बिजनेस बना लिया था। यानी लोग इस बिजनेस में टेक्सटाइल को तैयार करने में उतर आए थे, यानी कपड़े को रंगना, उसको बुनना, उसको स्पिनिंग करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और इंडियन जो कपड़ा था वो डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते थे। ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। ये बहुत अच्छे रूप में निकल के आने बाहर हो गए थे और लोगों को पसंद आने शुरू हो गए थे। हाउ एवर दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द क्राफ्ट पर्सन। ये सब होने के बावजूद भी क्या हुआ था कि ये जो क्राफ्ट पर्सनस की जो इंडिपेंडेंस थी उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे थे। दे नाउ बिगन टू वर्क ऑन ए सिस्टम
system of advances, which meant that they had to wave cloth which was already promised to European agents. अब यहाँ पे क्या होता था, वो बेचारे फंस चुके थे, उनके कब्जे में आ चुके थे, वो एजेंट्स के रूप में काम कर रहे थे. कैसे कि उनको अपना काम करने के लिए वो जो ये कंपनीज वाले थे वो उनको पहले ही एडवांस दे देते थे. उनको ज़बरदस्ती एडवांस लेना पड़ता था और फिर वो ना चाहते हुए भी उनको वही कपड़ा वेव करना पड़ता था जो वो यूरोपियंस एजेंट्स चाहते थे. यानी उनको प्रॉमिस कर चुके थे कि अगर हमें ये वाला डिज़ाइन चाहिए तो यही वाला उनको बनाना पड़ेगा. वो अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन, कलर या अपनी मर्ज़ी से इतना कपड़ा बनाना है, इतना नहीं बनाना, ये सारी चीज़ें वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गई थी. इंडिपेंडेंस उनकी ख़त्म हो चुकी थी. वेवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लॉथ और वेविंग देयर ओन पैटर्न्स. ठीक है, वो अपनी मर्जी से अपना पैटर्न नहीं चूज कर सकते थे. राइट, दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिजाइन्स सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स. अब उनको वही डिज़ाइन बनाना पड़ता था जो डिज़ाइन कंपनी के एजेंट्स उन्हें देते थे, जो उनको सप्लाई करते थे, और वही डिज़ाइन बना के उनको ज़बरदस्ती देना पड़ता था. ठीक है. 18th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ बॉम्बे. अब 18th सेंचुरी में कलकत्ता और मद्रास का जो था वो उदय होना शुरू हुआ, राइज होना शुरू हुआ. ये ट्रेडिंग सेंटर्स के रूप में ये निकल के सामने आने लगे. विच आर नोडल सिटीज़ टुडे, जिनको आज हम महानगरों के रूप में जानते हैं, बहुत बड़े सिटीज़, शहरों के नाम से जानते हैं, और वाकई हैं भी हैं, चाहे मद्रास है, चाहे कलकत्ता है, चाहे बॉम्बे है. ठीक है. क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस as merchants and artisans were moved into the black towns established by the European companies. Within these new cities, the blacks or native traders and craft persons were confined here, while the white rulers occupied the superior residence of Fort St. George in Madras or Fort St. William in Calcutta. The story of craft and commerce in the 18th century will be taken up next year. अब क्या था, उन्होंने जब अपना कंट्रोल कर लिया, ये मद्रास, बॉम्बे और ये सारे ट्रेडिंग सेंटर्स के रूप में, महानगरों के रूप में निकल के सामने आने लगे. अब यूरोपियन कंपनियों ने क्या किया, जो ब्लैक टाउन्स बनाने शुरू कर दिए. ब्लैक टाउन्स मतलब जो ये जितने भी क्राफ्ट पर्सनस थे, जो इनके लिए काम करते थे, कपड़ा बुनते थे, कलर करते थे, ट्रेडर्स थे, नेटिव जो ट्रेडर्स थे, जो वहाँ के रहने वाले ट्रेडर्स थे, उनको शिफ्ट कर दिया ब्लैक टाउन्स में. ठीक है, और उनके लिए वो ब्लैक टाउन्स फिक्स कर दिए, और अपने लिए अपना जहाँ पे वो रहते थे खुद उन्होंने रहना शुरू कर दिया. सुपीरियर रेजिडेंस बनाने शुरू कर दिए. वहाँ पे वाइट रूलर्स के नाम से वो जाने लगे. वहाँ पे उसको वाइट एरिया और ब्लैक टाउन्स ऐसे उन्होंने नेम रख दिए. उन्होंने ये किले बनाने शुरू कर दिए. किले बना लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में और फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता में. तो ये जो स्टोरी थी कॉमर्स और ट्रेड की, ये 18th सेंचुरी में, ये हम नेक्स्ट ईयर 8th में इससे रिलेटेड चैप्टर आपको आएगा. तो वी विल डिस्कस डीपली इन द 8th. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली, राइट. तो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर thoroughly.